हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। दोस्तों, आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं। बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो 22 या 23 जून से लेके अभी तक के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस वीक के रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये 4 आर्टिकल्स हमारे सामने जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस वीक में। एक है मल्टीओमिक्स, जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हम लोग जीनोमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है उनको एक बार हम आज के लेक्चर में समझेंगे। फिर चांगी 6 मिशन, चाइना का एक मून मिशन है, उसके बारे में समझेंगे। बलून प्रोटीन, बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है, बड़ा ही यूनिक सा है, कुछ नई राज हम लोग को मिल रहे हैं इससे। और फाइनली एक प्लूटोनियम आइसोटोप फिजन का है आर्टिकल है। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तो द हिंदू के अंदर में ये साइंस के सेक्शन के अंदर में आता है। आप सबको पता है कि यूपीएससी जो है वो यूपीएससी के साइंस वाले पेज से बड़े ही क्वेश्चन पूछा करती है। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लाइन लिखा हुआ है कि मल्टीओमिक्स जो है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग हाउ इंडिया स्पॉट्स एंड ट्रीट्स ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर। मतलब कि एक नया आयाम हम लोग को पता चल रहा है मल्टीओमिक्स के नाम से, जिसके बेसिस पर हम लोग अब आगे आने वाले टाइम पर टीबी और कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों का इलाज बहुत इजीली पा सकते हैं, या फिर उनको समझने में बहुत आसानी हो सकती है। तो आखिरकार अब हमें समझना पड़ेगा भाई कि ये मल्टीओमिक्स क्या नाम है, कैसे हम मल्टीओमिक्स को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूं। जैसे यहां पर ना एक वर्ड लिखा हुआ है ओमिक्स। ओमिक्स वैसे तो देखो एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड ओमिक्स, यहां पर जो मल्टी ओमिक्स लिखा हुआ है ना, यहां पर ये जो ओमिक्स वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक्चुअल में ओमिक्स का मतलब क्या होता है? ओमिक्स का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। ओमिक्स का मतलब ही यही है, टू एनालाइज बिग डेटा, टू एनालाइज बिग डेटा। अब यहां पर किसी भी डेटा को अगर हम लोग मल्टीओमिक्स के नाम पर बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? समथिंग वी हैव टू स्टडी, समथिंग वी हैव टू एनालाइज। तो उसके बेसिस पर अगर हम लोग एक बार मोटा मोटा देखें कि भाई मल्टीओमिक्स का मतलब क्या है, तो मल्टीओमिक्स कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें जीनोमिक्स भी आता है, एपिजेनोमिक्स भी आता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी आता है, प्रोटियोमिक्स भी आता है, मेटाबोलोमिक्स भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ही बोलते जा रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझते हैं इस चीज को। देखो, एक्चुअल में आप सब लोगों ने एक सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी पढ़ी होगी। सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि इतना तो आप सबको पता होगा ना कि हमारा जो एक सेल है, सेल के अंदर में छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर में सारे के सारे जीनोम होते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम्स जो हम लोग बोलते हैं ना, क्रोमोसोम्स, उन्हीं क्रोमोसोम्स में हम लोग देखते हैं ना पूरा डीएनए का सीक्वेंस निकलता है हमारा। और उन्हीं पूरे डीएनए सीक्वेंस को अगर हम एक पर्सन के, एक सेल के, एक न्यूक्लियस के अंदर वाले इस जीनोम या फिर जीन जो भी डीएनए होता है, इस डीएनए चेन को पूरा ऐसे ओपन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा जीनोम मिलता है। तो इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर इस पूरे डीएनए सीक्वेंस, डीएनए क्या है, मतलब डीएनए तो आप सब लोग देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। फिर से बना देता हूं यार, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अगर हम लोग पूरी एक लड़ी निकाल दें, है ना, मतलब कि एक सेल में जितना भी हम लोग ये डीएनए देखते हैं उसको पूरा खोल दें, पहली बात तो ये कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा निकल जाएगा एक सेल के, एक न्यूक्लियस के अंदर में, है ना। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है वैसे तो। उस न्यूक्लियस के अंदर में आपको पूरा ये 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स मिलेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 3.3 बिलियन ऐसे मिल सकते हैं, 3.3 बिलियन डीएनए। और जब हम इन सभी डीएनए को एक साथ स्टडी करने की बात करते हैं तो हम लोग इसी को जीनोमिक्स बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो पूरा डीएनए का कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग जीनोम बोल रहे हैं। 2 मीटर लंबा डीएनए सीक्वेंस ये जीनोम है, और इसकी स्टडी जब हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स। आप सब लोगों ने सेंट्रल डॉगमा के अंदर में ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा डीएनए होता है ना, वो डीएनए एक्चुअल में प्रोटीन बनाने का काम करता है। मतलब कि डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अल्टीमेटली हमारे सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है, इनका मुद्दा ही यही होता है कि हमारे शरीर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है उनसे फाइट करने के लिए, या फिर यूं ही कुछ प्रोटीन्स सिंथेसाइज करना इनका काम है। और वो सारा का सारा कोड कहां लिखा होता है भाई? इन्हीं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में लिखा होता है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ होता है। तो यहां पर डीएनए की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि यार देखो, यहां पर 4 चीजें होती है, A, T, C और G।
इन्हीं 4 के कॉम्बिनेशंस में ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपे होते हैं, इंग्रेडिएंट छिपे होते हैं जिससे कि प्रोटीन बन सकता है। तो प्रोटीन बनाने का मतलब प्रोटीन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है? हम लोग डीएनए को पहले आरएनए में चेंज करते हैं। आरएनए क्या है यार? आरएनए एक प्रकार का डीएनए का फोटोकॉपी है। हम लोग ओरिजिनल डीएनए अगर दे देंगे गलती से भी, तब तो फिर दोबारा कभी कोई भी वो प्रोटीन बनाना होगा तो हमारा तो मेजर जो मेन सीक्वेंस डेटा था, जहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे, वही गायब है। अब दोबारा तो हम बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपने ओरिजिनल डेटा को स्टोर रखते हैं। जब भी कोई प्रोटीन बनाना होता है तो हम उतने सेगमेंट की फोटोकॉपी भेज देते हैं कि भाई इसकी ये पूरा फोटोकॉपी ले जाओ, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ले जाओ और बनाओ। और ये ले जाओ किसके पास ले जाओ? राइबोसोम्स के पास ले जाओ। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। तो ये जो फोटोकॉपी है ना, वो ही कहलाता है आरएनए। और आरएनए, जब डीएनए को हम लोग आरएनए में चेंज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यही आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है राइबोसोम की मदद से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, अब यही हमारे बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिज्म में अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म में अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ये जो पूरा चेन देख रहे हो ना, आपकी डीएनए है, डीएनए से आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन है, ये सिंगल डायरेक्शनल है भाई। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आपको अगर प्रोटीन मिल गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोटीन का आरएनए बना देंगे, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल डायरेक्शन में होता है। अब क्या होता है कि जिस हिसाब से हम लोग डीएनए के स्टडी को हम लोग जीनोमिक्स बोल रहे थे, सिमिलरली आरएनए के स्टडी को, पूरा कंप्लीट आरएनए की स्टडी को हम लोग ट्रांसक्रिप्टोमिक्स बोलते हैं। सिंपल है। फिर इसी तरीके से नाम में बस ओमिक्स लगाने हैं आपको, ये भी बहुत इजी है। प्रोटीन, सारे प्रोटीन की स्टडी करेंगे तो प्रोटियोमिक्स, और सारे मेटाबॉलिज्म की स्टडी करेंगे तो मेटाबोलोमिक्स। सिंपल है। इन सभी चीजों की जब हम लोग स्टडी करते हैं, इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका मल्टीओमिक्स। यहां पर एक शब्द और लिखा होगा, एपिजेनोमिक्स। एपिजेनोमिक्स क्या होता है? देखो, एपिजेनोमिक्स जो होता है वो बेसिकली जो भी, मान लो हमारे डीएनए के अंदर में कोई भी चेंजेस आते हैं, मान लो ये चेंजेस एक्चुअल में हम लोग के रहन सहन से, खान पान से, या फिर जो भी हमारे इन्वायरमेंट में घटनाएं घट रही हैं उससे अफेक्टेड हो। मान के चलो कि कोई ऐसे जगह पर पैदा हुआ है जहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जायज सी बात है उसके जीन्स में थोड़े बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। या फिर ऐसा बोल सकते हो, सिंपल बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप किसी अंग्रेज को ना इंडिया बुला लो, हम लोग के पास तो देखो इतना बढ़िया इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है कि हम लोग नॉर्मल हैंडपंप का पानी भी पी सकते हैं, हम लोग टैप वाटर भी कभी कभार पी सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर अंग्रेजों को आपने गलती से ये पानी पिला दिया तो उनके लिए जहर जैसा होगा, ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे वो लोग। तो इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में वो इम्यून सिस्टम, वो जेनेटिक चेंजेस डेवलप ही नहीं हुए जो हमारे यहाँ, हमारे अंदर, हम लोग के बचपन से ही जेनेटिक चेंजेस डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आपके जीनोम्स में चेंजेस देखे जा सकते हैं। उन सीक्वेंस जीनोम में जो भी चेंजेस देखे जा रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिजेनोमिक्स। तो नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला पूरा सेंट्रल डॉगमा है, उसके साथ साथ मल्टीओमिक्स में ये एपिजेनोमिक्स भी ऐड हो जाता है। अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? साइंटिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, मान के चलो कि हम लोग को एक बेकरी शॉप पर एक पेस्ट्री बनानी है या फिर एक केक बनाना है। तो अगर हम लोग को एकदम शुरुआत से लेके अंत तक का सारा प्रोसेस नहीं पता होगा कि भाई इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, कौन सी रेसिपी लगाई गई है, कैसे बेक किया गया है, कितना मैदा डाला गया है, कितना बटर ऐड किया गया है, एगलेस है या एग वाला है, प्रोसेस क्या है बनाने का, कौन बनाता है, कितने टाइम में बनता है, ऐसे पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं ना। तो अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि यार अच्छा ये इस तरीके से बनता है बेकरी का केक या फिर पेस्ट्री, और इसी तरीके से हम समझ भी पाएंगे कि इसका एक्चुअल यूसेज क्या है। तो मल्टीओमिक्स का मोटा मोटा मतलब यही है कि यार एक काम करो कि तुम हर एक चीज को जो इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो ना, जैसे जीनोमिक्स को अलग से पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को अलग से पढ़ रहे हो, नहीं अलग से मत पढ़ो, सबको एक साथ मिला दो और एक साथ हम लोग एक बड़ा डेटा बनाते हैं। इस बड़े डेटा को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मल्टीओमिक्स। और इस तरीके से हम लोग किसी भी बीमारी की या फिर कोई भी जेनेटिक चेंजेस की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये मल्टीओमिक्स ऐसे कई सारे कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस जैसे खतरनाक बीमारियों को ट्रीट करने में हम लोग को काफी हेल्प कर रहा है। अब जैसे आप सबको पता होगा कि इंडिया में ना ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आपको शायद ये बात पता होगी कि जनवरी 2024, बस अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है, जनवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ऐसा
साइंटिस्ट लोग का कहना है, जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे, उन्होंने 10,000 जीनोम्स को सीक्वेंस किया है। सीक्वेंस करने का मतलब क्या है कि वही लाइन से हमने क्या किया कि एक इंसान के अंदर से उसका पूरा जीनोम निकाला, उसके जीनोम को हमने सीक्वेंस करना स्टार्ट किया कि अच्छा पहले ए है, फिर टी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है, जी है, ऐसे सीक्वेंस करते गए हम लोग, है ना। तो इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक्स। और ऐसे हम लोगों ने अलग अलग 99 एथनिक ग्रुप से 10,000 लोगों को निकाला और उन 10,000 लोगों को सारे के सारे उनके जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की। यही प्रोजेक्ट है हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है और ये भी कंप्लीटेड है इंडिजन प्रोजेक्ट। इंडिजन प्रोजेक्ट थोड़ा सा और स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को डील करता है। जैसे कि इसमें बोला कि यार देखो 10,000 लोगों का तो हम एक बड़ा एक डेटा बना रहे हैं, हम लोग को इनके डे टू डे लाइफ में जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं उन सबको ऑब्जर्व करने में बहुत ईजी होगा। लेकिन इंडिजन प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो था वो ये बोलता था कि सर हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन में काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बस छांट के 1008 इंडिविजुअल्स को लेते हैं, इन 1008 इंडिविजुअल्स के हम लोग जेनेटिक डिसीजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनको ऑलरेडी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। उन जेनेटिक प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग सीक्वेंस करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन कौन सा जीन्स या फिर कौन कौन सा डीएनए जो है वो इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्कुल स्पेसिफिक कट टू कट बात करनी है भाई, पूरा जीनोम सीक्वेंस करने का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहां पर इस तरीके से जेनेटिक डिसीज के लिए हम लोग बात करते थे। और डेफिनेट सी बात है कि जब एक बार ये सारे चेंजेस और ये सारे जेनेटिक डिसीज के साथ साथ हम लोग यहां पर एपिडेमियोलॉजी की भी बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजी का मतलब वही है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से आपके पास कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है क्या, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या, तो उन सबको भी हम लोग समझते थे कि हाँ भाई ये इंसान का देखो इस तरीके से इन्वायरमेंट है, इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम है, ये डिसऑर्डर है और इसके लिए ये वाले सेगमेंट का जीन रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल यही हम लोग देख रहे थे। और साथ ही साथ हम लोग इसके चलते कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हम लोग दे सकते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने बात करना शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीओमिक्स के वेरियस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। मल्टीओमिक्स का वेरियस एप्लीकेशन क्या कहता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जैसे हम लोगों ने यहां पर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया है, इंडिजन प्रोजेक्ट चलाया है, इसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उनके अलग से जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनका भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी थी। और इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम, INTGS। ये जो INTGS है ये बेसिकली 32,000 टीबी पेशेंट्स को जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुका है। हम इसको लिख भी सकते हैं कि इट हैज ऑलरेडी डन 32,000 जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ टीबी पेशेंट्स। तो ये ऑलरेडी कर चुका है यार। अब इसमें क्या होगा कि अब हम लोग के लिए ये पहचान पाना बहुत जरूरी है, एक सेंट्रलाइज डेटा बनाना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज डेटा भी हम लोग बनाने के कगार पर हैं और इसके बेसिस पर हम लोग के पास अब एक अच्छा खासा रिपोजिटरी होगा जिसमें सभी टीबी पेशेंट्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग बता पाएंगे। अच्छा, आप इस चीज को समझो हम लोग इसके लिए करते क्या है, कैसे करते हैं। तो आर्टिकल में ये बात लिखी गई है कि देखो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का कंसोर्टियम है, एक्चुअल में बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काम कर रही हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ऐसे टीबी पेशेंट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, उनका जीनोम कलेक्ट करने की बात करते हैं। उन डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग उनके जीनोम्स को फिल्टर आउट करते हैं, जीनोम्स की प्रॉपर सीक्वेंसिंग करते हैं। इस प्रॉपर सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग उसकी RNA सीक्वेंसिंग मतलब कि ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की भी स्टडी साथ ही साथ कर लेते हैं, मतलब जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। और फिर इसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से हम यही डेटा सेट को अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में डाल के ये देखते हैं कि भाई अब कोई भी नया पेशेंट आता है तो उसके लिए ये जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं ये कितना कारगर होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसे वाली दवाइयों को उसका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर दे। इसी के बेसिस पर तो हम लोग ये भी बात करते हैं कि देखो बहुत बार क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है ना, कि टीबी का जो भी मान लो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बेसिस पर ये जो वायरस है आपका, मान लीजिए ये कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उस केस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया या वायरस, जैसे कोविड का आप लोग एग्जांपल ले सकते हो। कोविड वायरस के लिए हम लोगों ने वैक्सीन बना दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो वायरस ने अपने आप को चेंज कर दिया। चेंज करके जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वेरिएंट्स का नाम सुना होगा ना, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया था,
तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स में वो खुद ही चेंज हो जाते हैं, और उसके लिए जो आपका एग्जिस्टिंग मेडिकल लाइन है वो मेडिसिन उस पर काम ही नहीं करता है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं कि जो भी आप उनको एंटीबायोटिक्स देने की बात कर रहे हो वो एंटीबायोटिक्स अब उन बीमारियों पर कारगर ही नहीं होंगे। और टीबी के मामले में हम लोगों ने मल्टीपल लेवल्स पर इन दवाइयों को नाकाम होते हुए देखा है। हम लोग एक्सटीआर टीबी की बात करते हैं, एक्सट्रीम वर्जन्स में है जहां पर सारे के सारे जितने भी मेडिसिन है, रिफैम्पसिन वगैरह बहुत सारी इसमें मेडिसिन लगती हैं, वो सारा कुछ इसमें काम ही नहीं करता है। तो अब इसीलिए इन स्टडीज के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट अब काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है मल्टीओमिक्स के फील्ड में जो इंडिया कर रहा है आज के डेट में। इसी के बेसिस पर आप यहां पर देखना कि इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इसके साथ साथ और भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इसको हम लोग एक स्कीम के अंतर्गत, प्रगेड नाम है इसका, प्रगेड में क्या है कि पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनको भी साथ के साथ में हम लोग केटर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग जिनको भी ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं, उन पे जेनेटिक डायग्नोसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं। हम लोग जितने भी ऐसे नए जीन्स या वेरिएंट्स हम लोग को मिलते हैं ना, जिसको हमें लगता है कि हाँ ये इसको पोटेंशियल है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, और कुछ न्यू थेरेपीज को भी हम लोग डेवलप करते हैं। इसी के साथ साथ ये कैंसर की बात अगर करें हम लोग, तो कैंसर के लिए भी ऐसा ही एक कंसोर्टियम बना हुआ है हमारे यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कैंसर जीनोम कंसोर्टियम। इसके बेसिस पर इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि हम लोग जीनोम एबनॉर्मेलिटीज को सबसे पहले निकालते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी ऐसे वेरियस पॉपुलेशन जो कि कैंसर से प्रभावित है, उनके जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ऐसे कुछ अगर बायोमार्कर्स मिलते हैं, बायोमार्कर्स एक ऐसे आप समझ लो सिंबल्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली ये परसीव कराते हैं कि भाई हियर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या फिर यहां पर थोड़े से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, दिस कैन कॉज सम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये बायोमार्कर्स होंगे, इनको जितने भी नए बायोमार्कर्स मिलते हैं उन सब के बारे में स्टडी करना, नए ट्रीटमेंट्स को फाइंड आउट करना, और इस सब के लिए एक बड़ा सा एटलस बना लेना, मतलब कि एक बड़ा सा डेटा रिपोजिटरी बना देना, जिसके बेसिस पर फ्यूचर में अगर ऐसे कोई भी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात हो तो हम उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाए। यहां पर ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को आप इसके साथ साथ देख सकते हो, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा उसको देख लेना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि जितने भी ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं उनको भी ट्रीट करने में ये काफी कारगर होगा। आपके लिए चलो एक पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूं कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है मुझे कि ये ऑटो इम्यून डिसीज किसको बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिसीज किसको बोलते हैं। फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि यार पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक बहुत बड़ा स्कोप निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअली जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि भाई इस वाले बंदे के पास नया वेरिएंट समझ में आया है, एक नए वेरिएशंस के साथ जीन्स में हम लोग चेंजेस देख सकते हैं, तो उसके स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी आप मेडिसिन दे सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एक बहुत बड़ा जत्था मल्टीओमिक्स से हमने ओपन करते हुए देख सकते हैं हम लोग। फिर यहां पर है कि अगर कोई भी यहां पर आप देखो कि अलग अलग लेवल पर कुछ भी अगर जीन्स और उनके एनवायरनमेंट के अंदर में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर उनके बीच में कोई भी इंटर रिलेशन हमें इन स्टडीज के बेसिस पर मिलता है तो हम उसको भी बहुत अच्छे से केटर कर सकते हैं, और फ्यूचर में आते टाइम हम लोग पहले से ही इस चीज के लिए एक्शंस ले सकते हैं कि अब इस एनवायरनमेंट में अगर कोई भी रहेगा तो उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट है या जो भी है, वो सारी चीजें हम लोग इन स्टडीज के बेसिस पर कर सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यार देखो मल्टीओमिक्स जो है ना एक बहुत ही बड़ा डेटा एक साथ लेके चलता है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक्चुअल में आप देखोगे तो एक पर्सन का अगर आप ये जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो मोटा मोटा आपको ये देखने को मिलता है कि टोटल अगर हम एक ह्यूमन एक्सोम निकालते हैं, एक्सोम क्या होता है भाई, ये एक्सोम, अगर एक ह्यूमन एक्सोम की हम लोग स्टडी करते हैं, ये एक्सोम्स जो होते हैं, जैसे जीनोम्स की बात कर रहे हैं ना, ये एक्सोम्स वो होते हैं, वो सेक्शन ऑफ डीएनए होते हैं, वो सेक्शन ऑफ डीएनए होते हैं which produces या which synthesizes protein, which synthesizes protein। और हम लोग बोलते हैं कि अगर एक ह्यूमन एक्सोम्स को अगर आप लोग करते हो तो ये कम से कम नहीं तो आपका 5 GB का डेटा प्रोड्यूस करता है भाई, कम नहीं है। और अगर आपने कंप्लीट जीनोमिक्स का अगर आपने सीक्वेंस कर दिया, कंप्लीट जीनोम की बात कर रहे हैं, तो ये कम से कम एक पर्सन के लिए 90 GB का डेटा प्रोड्यूस करता है।
तो आप खुद ही सोच लो कि इतना बड़ा हैवी डेटा, हम कहां 10,000 लोगों के ऐसे डेटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, स्टडी करने की बात कर रहे हैं, सबको एक साथ मर्ज करके चलाने की बात कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कि हम इसको कर पाए। और साथ ही साथ हम लोग को हो सकता है कि क्लाउड सर्वर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना सारा डेटा रखेंगे कहां पर, तो क्लाउड सर्वर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मल्टीओमिक्स कैन बी फर्दर डेवलप्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। बहुत ही तेजी से हम इसमें एडवांसमेंट ले सकते हैं। तो यही पूरा आर्टिकल था आज का हमारा, ये पहला आर्टिकल। चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ। हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े उससे पहले ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर कभी भी आपको कोई भी समस्या आती है साइंस एंड टेक या फिर किसी भी चीज में, तो आप वैसे तो इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ भी यहां से पा सकते हो। एट द सेम टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मैं यूजुअली पोस्ट करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल को। एट द सेम टाइम यहाँ पर यूपीएससी प्रतिज्ञा दिवस के अंतर्गत बहुत सारे यूपीएससी के कोर्सेस में ऑफर्स चल रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस के लिए, अब सभी ऑफर्स के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो आप यूपीएससी फाउंडेशन बैच में संकल्प, प्रहार, टाइटन, इन सब पे एडमिशंस ले सकते हैं। यूपीएससी प्रारंभ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यहां पर ले सकते हैं। और कोई जैसे मेरे से पूछ रहा था कि सर इसमें क्या अंतर है, संकल्प, प्रहार, टाइटन, इन सब में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हो एक तो मीडियम का अंतर है और आपके ईयर टारगेट्स का अंतर है ना। तो जैसे यहां पर आप संकल्प 2.0 2025 की बात करते हो, प्रहार 2.0 2025 की बात करते हो, तो प्रहार में आपके थोड़े से नंबर ऑफ लेक्चर्स के आवर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और संकल्प में थोड़ी सी डिटेलिंग होती है, थोड़ा सा और वाइड आप बोल सकते हो, और टाइटन इज कंप्लीटली इंग्लिश बैच। ठीक है, प्रारंभ आपके स्कूल बोल रहा हूं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। एट द सेम टाइम जो भी आपके स्टेट पीसीएस हैं लाइक बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर इनफैक्ट यूपीएससी के सभी ऑफलाइन कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हो, और आप अपने सेल्फ स्टडी प्लान की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, जिसके अंदर आपका आईडीएमपी बैच सेल्फ स्टडी के अंदर में आ सकता है। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ ऑप्शनल की भी शुरुआत अगर आपको करना है तो आप इंग्लिश और हिंदी इन दोनों ही मीडियम्स में इन सब्जेक्ट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप एक बार pw.live पर विजिट करना या फिर 9920613613 पे कॉल कर लेना। चलो हमने बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा बड़ा ही सिंपल सा एक आर्टिकल है, एक मिशन के ऊपर है, चाइनीज मिशन के ऊपर है, जो कि एक लूनर प्रोब मिशन है। क्या लिखा हुआ है भाई, लूनर प्रोब। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिक बात क्या है, ये पहला ऐसा मिशन है जो कि मून के फार साइड से कुछ सामान, कुछ मटेरियल, कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स वो उठा के वापस पृथ्वी पर आया है। किसका मिशन है भाई, चाइनीज मिशन है ना, ये तो पता चल गया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इट हैज कलेक्टेड द सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। अब ये फार साइड ऑफ द मून क्या है भाई, देखो जब भी हम लोग मून को देखते हैं तो मून इज ऑलवेज टाइडली लॉक्ड। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है भाई, ये टाइडली लॉक्ड होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ है और ये हमारा मून है छोटा सा, ये हमेशा अर्थ एक ही सरफेस ऑफ मून को देखता है, हर बार, हमेशा, कोई चेंज नहीं होता। इसी को टाइडली लॉक्ड बोलते हैं। मतलब जिस हिसाब से अर्थ रोटेट करता है उसी हिसाब से ये मून भी रोटेट कर करके इसके साथ साथ यहां पर रोटेट भी करता है और फिर इसके साथ साथ रिवॉल्व भी करता है ना। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन सब साथ में चल रही है इसके, और इसी के बेसिस पर हम लोग पृथ्वी से मून का सिर्फ एक ही फेज देख पाते हैं। कैसे, जरा इसको देखना, ये देखो, क्या हम लोग इस मून को जानते हैं, लेकिन इस मून को जानते हैं क्या, हमें लगा पता नहीं किस प्लैनेट का मून है यार, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है कभी, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ यही फेज मून का देखा है, और इसी को हम लोग नियर साइड बोलते हैं। जो इसके पीछे छिपा हुआ है, जिसको हम लोगों ने कभी आज तक नहीं देखा है, उसको हम लोग फार साइड बोलते हैं, जहां पर क्रेटर्स कहीं ज्यादा तादाद में मिलते हैं हमें। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर भी बहुत सारा डिफरेंट है यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये भी बात होती है कि यार देखो, इन सभी चीजों से हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं कि देखो जो हमारा नियर साइड है मून का और जो फार साइड है मून का, इन दोनों को कुछ ना कुछ अलग अलग जियोलॉजिकल एक्टिविटीज से बनते हुए देखा है हमने, है ना। यहां पर क्या है, डिफरेंट जियोलॉजिकल स्टडी, इनका कॉम्पोजिशन भी काफी हद तक चेंजेस में दिखते हैं हम लोग को। तो इनफैक्ट इसीलिए जो हमारा चाइनीज मिशन है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है चांग ई 6। ये पूरा का पूरा 53 डेज का मिशन था, और अभी हाल फिलहाल में अभी ये वापस आ गया है। ये चांग ई 6 क्या है, एक प्रकार से
सैंपल रिटर्न मिशन है, सैंपल रिटर्न मिशन। इसका मतलब क्या है भाई कि सैंपल कलेक्ट करो और चुपचाप से वापस आ जाओ धरती पर। ये आप देख सकते हो चांगी 6 को यहां पर। और ये भी समझना है कि चांगी 6 जो है ये तो एक अभी गया है, इसके पहले ऑलरेडी चाइना ने चांगी 5 को भेजा था, लेकिन ये चांगी 5 कहां गया था? नियर साइड ऑफ द मून पर गया था, और ये भी नियर साइड से एक सैंपल रिटर्न मिशन ही था। तो अब उन्होंने क्या किया है, अब चाइना का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ये पहला बन गया है वर्ल्ड में जो कि फार साइड ऑफ द मून से सैंपल कलेक्ट करके रिटर्न हुआ कोई भी सैटेलाइट सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये था पूरा अपना चांगी 6 मिशन। आई होप आपको ये बात पता चल जाएगी। और डेफिनेटली देखो इन सबको क्यों कर रहे हैं हम लोग एक्चुअल में मून का ओरिजिन ट्रेस कर रहे हैं। अभी भी ऐसी कोई बहुत ही पक्की थ्योरी नहीं मिली है हमें। ऐसा बोला जाता है कि हाँ चलो हमारे अर्थ से कोई एक मार्स के बराबर कोई प्लैनेट का टुकड़ा जो था वो टकरा गया, और टकराने के बाद एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दोनों प्लैनेट से जो टूट के बाहर निकला वो मून का शेप अभी लेके बैठा हुआ है। बट स्टिल दीज थ्योरीज आर लाइक, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रूफ्स नहीं मिले हमें। डेफिनेटली देयर आर फ्यू थ्योरीज जो कि इसको प्रूव करते हैं, बट अभी भी हम इसकी तलाश में हैं कि मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। और मून के ओरिजिन से काफी सारी चीजों का हम लोग को पता भी चल जाएगा। अगला आर्टिकल जो हमारा है वो एक न्यूक्लियर स्टडी पर बेस्ड है। न्यूक्लियर स्टडी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि यहां पर जैसा, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर स्टडी प्रोवाइड्स मेजर अपडेट ऑन व्हाट, मेजर अपडेट ऑन प्लूटोनियम आइसोटोप फिजन। अब ये प्लूटोनियम की बात हो रही है यहां पर, मतलब कि प्लूटोनियम के कुछ तो स्पेशल फीचर्स हैं जो कि हम लोग को अभी तक पता नहीं थे, अब पता चले हैं इन रिसर्च के द्वारा। और आपको शायद ये जानकर काफी हैरानी होगी कि प्लूटोनियम जैसे आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हम लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। सिंपल सी एक स्टडी हुई है, एंड हियर इज द सेकेंड स्टडी। दुनिया में दूसरी स्टडीज पर डिटेल में की गई है, और इसी से हम लोग को जो भी सीखने को मिलेगा दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। क्यों बेनिफिशियल है भाई, ऐसा क्या है हमारे पास जो प्लूटोनियम का इतना जिक्र हो रहा है? तो आप सबको पता होगा कि हमारे प्रिय होमी जहांगीर बाबा साहब ने जब हमारे इंडिया में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया था, तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में उन्होंने 3 स्टेज का जिक्र किया था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 स्टेज्ड न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था भाई हमारे होमी जहांगीर बाबा जी ने, होमी जहांगीर बाबा जी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक्चुअल में जो 3 स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं उसको 3 स्टेज ही क्यों बनाया गया? क्योंकि आपको शायद ये पता होगा या फिर नहीं पता है तो आप पता चल जाएगा कि हमारे कंट्री में यूरेनियम का एबंडेंस जो है या फिर यूरेनियम का एग्जिस्टेंस जो है वो काफी कम है। हम लोग को ये बात पता चल गई थी कि अगर हम लोग अपने देश में जितना भी यूरेनियम देखते हैं अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम दिन ही हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला पाएंगे। इसके बाद हम लोग को यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही महंगा है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग यूरेनियम को इंपोर्ट करते ही हैं, जैसे कि कजाकिस्तान है, रशिया है, इन सब जगहों से आपको यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम लेके आते हो आप अपने देश में इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ साथ लेकिन हमें यह भी पता चला कि यार अपने देश में ना थोरियम जो है वो बहुत ज्यादा है। थोरियम कहां मिलता है भाई? आपने पढ़ा होगा मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट सैंड मालाबार कोस्ट के आसपास केरला में मोनाजाइट सैंड के अंदर में बहुत सारा थोरियम मिलता है। तो थोरियम जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लेकिन यह भी प्रॉब्लम थी कि थोरियम को हम लोग डायरेक्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते। तो किया क्या जाए? थोरियम को इस्तेमाल करना भी है लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं भी कर सकते हैं। इसी का एक सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि देखो पहले स्टेज में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है, ये 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इसके मदद से थोरियम का इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे यहां पर देखो ये है आपका इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इसमें जो सबसे पहला स्टेज है इसका नाम यहां पर जैसे लिखा भी हुआ है, ये क्या है? PWHR, मतलब कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये पहला स्टेज है। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो कि नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इस प्रेशराइज्ड हैवी रिएक्टर के अंतर्गत हम लोग फिजन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं
और इस फिजन रिएक्शन से हम लोग को मिलती है ढेर सारी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, और इस बाई प्रोडक्ट में आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो क्या लिखा है, ये प्लूटोनियम लिखा है। और इनफैक्ट यही रीजन है कि प्लूटोनियम जो इसका बाई प्रोडक्ट है उसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज करना चाहते हैं अपने सेकेंड स्टेज में। ये सेकेंड स्टेज कौन सा है भाई? सेकेंड स्टेज वैसे तो यहां लिखा है बट मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसका नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इससे हम लोगों ने यह देखा कि हम लोग इसके अंदर जितना भी ये फ्यूल डाल रहे थे इससे ज्यादा फ्यूल ये हमें बाई प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करके दे रहा है। मतलब कि जितना भी हम इसमें प्लूटोनियम डाल रहे हैं वही प्लूटोनियम कुछ यूरेनियम के साथ में यूरेनियम 233 बना दे रहा है। और फिर फाइनली हम लोग अपने थर्ड स्टेज में हम लोग क्या कर पाएंगे? थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे, तब जाके ये थोरियम का इस्तेमाल होगा। तो मतलब तीसरे स्टेज पर। और अभी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कहां पर हैं? किस स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा बन रहा है? तो हम लोगों ने पहले स्टेज का तो अच्छा खासा पावर प्लांट डेवलप कर लिया है। और इस बार के जनवरी 2024 के अंतर्गत हम लोगों को पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप था, उसके अंदर हम लोगों ने कोर लोडिंग सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहां पर। कहां पर गए थे भाई? कलपक्कम। यहां पर मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, कहां पर गए थे भाई? कलपक्कम पर गए थे, कलपक्कम। कब हुआ ये चीज? जनवरी 2024। और यहां पर आप इसको देख सकते हो, ये लिखा भी हुआ है। कहा गया भाई? सॉरी, मार्च 2024 है ये, मार्च 2024 की बात है ये। तो मार्च 2024 में हम लोगों ने कोर लोडिंग देखा था, किसका? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, PFBR का। अभी प्रोटोटाइप बन रहा है इसका। प्रोटोटाइप में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग देखी थी, मतलब कि इट इज नियर अबाउट टू बिगिन। मतलब अब ये भी रिएक्टर जल्द ही साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज कब आएगा सर? अरे भैया थर्ड स्टेज आने में अभी टाइम है। बोला जा रहा है कि 2030 या 2032 से हम लोग इसको देख पाएंगे भाई, है ना। 2030-32 से शायद थर्ड स्टेज पर काम स्टार्ट होगा। अब लेकिन यहां पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो इसका इनपुट फ्यूल है वो क्या है बच्चों? प्लूटोनियम है ना। ये जो प्लूटोनियम का है PU, क्या है भाई? प्लूटोनियम है। तो प्लूटोनियम को एक्चुअल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, वो ही स्टडी कंडक्ट की गई है और उसी के बारे में चर्चा है। अब चर्चा क्या है वो एक बार देख लेते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि देखो, प्लूटोनियम 232 जो है वो बेसिकली जब भी एक न्यूट्रॉन के साथ में जब उसका स्ट्राइक होता है तो ये हर बार टूट जाए ऐसा संभव नहीं है। मतलब कि एक्चुअल में यहां पर जो हम लोग प्लूटोनियम की बात कर रहे थे, इट इज प्लूटोनियम 239, ठीक। और प्लूटोनियम 239 को हम लोग प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर में भेज रहे हैं। तो अब प्लूटोनियम 239 के साथ क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, प्लूटोनियम 239 जो है, यहां पर लिखता हूं प्लूटोनियम 239, यहां पर ऐसा हो सकता है कि ये भाई 60 से 70% टाइम ये क्या हो? स्प्लिट हो। मतलब कि ये टूट जाए और स्प्लिट होने के साथ साथ ये खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर दे, ठीक। ये पॉसिबल है। प्लूटोनियम 239 जो है एक फिजाइल मटेरियल है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम चलती है। प्लूटोनियम 239 पर जैसे ही हम एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, माइट बी पॉसिबल कि जो लेफ्ट ओवर 30 से 40% टाइम है ये स्प्लिट ना हो, बल्कि यहां पर जो प्लूटोनियम 239 है वो एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्लूटोनियम 240 बना दे भाई। क्या बना दे? प्लूटोनियम 240। लो भाई, ये तो पंगा हो गया। और धीरे धीरे हम लोगों ने यह भी समझा कि यार ये प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 240 जब ये एक ही ब्रीडर रिएक्टर में रहेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल प्लूटोनियम 240 आउट ऑफ इट। बाहर नहीं निकाल सकते इसको, मिक्स होते हुए जाएगा, होते जाएगा। अब प्लूटोनियम 240 एज सच प्लूटोनियम 239 जैसा इतना अच्छा फिजाइल मटेरियल नहीं है। फिजाइल मटेरियल मतलब कि न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराओ और ये स्प्लिट होके एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऐसा हर बार नहीं है। और इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि आज तक के इस स्टडी में ये काफी अनसर्टेन रहा है कि अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि प्लूटोनियम 240 कितनी एनर्जी वगैरह देता है टूटने के बाद। और
इनफैक्ट ये भी बात कही जा रही है कि भाई देखो प्लूटोनियम 240 के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है। प्लूटोनियम 240 भी एक न्यूट्रॉन कैप्चर करके प्लूटोनियम 241 बना सकता है भाई, 241 बना सकता है। तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात, प्लूटोनियम 240 जो है ना, वो एक प्रकार का आप समझ लो कि उछल कूद करने वाला एक बच्चा है। उछल कूद करने वाला, कुछ करता नहीं है, बस उछल कूद करता है, चिल्लाता है, कुछ इसके काम नहीं है, लेकिन शो ऑफ करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि प्लूटोनियम 240 अपने आप में सेल्फ डिक्लाइनिंग स्टेज पर आता है। मतलब कि ये कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल अपने आप ही एमिट कर देता है, अपने आप ही एमिट कर देता है, और एमिट करके एनर्जी इसको मिलती है, तो ये एनर्जी से इधर उधर उछल कूद करने लगता है, हमारे रिएक्टर के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया देखो, जब भी प्लूटोनियम 240 ज्यादा हो जाए तो पहली चीज तो हम इसके न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये तो नहीं चलेगा। और अगर एक हद तक प्लूटोनियम 240 कहीं ज्यादा हो गया तो हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अब तो बड़ी प्रॉब्लम फंस गई यार। तो इसी के लिए ये पूरा आर्टिकल समझा देता हूं मैं आपको कि भाई देखो 239 जब भी होगा तो इसके साथ दो कंडीशंस बनेंगी। पहला कि 60-70% टाइम ऐसा होगा कि प्लूटोनियम 239 जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज कर देगा भाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये प्लूटोनियम 240 में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब कि प्लूटोनियम 239 एक्चुअल में न्यूट्रॉन से जब मिलता है तो अपने मन का मनमौजी है ये, और फिर डिसाइड करता है कि भैया मेरे को टूटना है या फिर 240 बनाना है। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम। तो इट इज अ बिट ऑफ लक, है ना, विथ प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 240 के साथ क्या इशू है? प्लूटोनियम 240 इट्स लाइक काफी अनसर्टेन है, जैसा मैंने बताया कि भाई पता नहीं चल रहा है कितनी एनर्जी निकलेगी। एंड दिस इज मियर चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या मतलब है? बकर बकर करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, लेकिन कोई काम वाम नहीं करता है। तो चैटर बॉक्स जैसा है, मतलब कि ये अपने आप को स्टिल होल्ड नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता रहता है। हियर इट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता रहता है और इधर उधर उछल कूद करता रहता है। इसीलिए हम लोग इसको न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ज्यादा यूज नहीं कर सकते। हमने जितना सोचा था उससे कम ही एनर्जी में प्लूटोनियम 240 भी टूट जाता है, लेकिन उसको कैसे मेंटेन करना है वो सारी चीजें अभी भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज पर है। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो, अगर 240 को भी हमने तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया तो दिस विल बी लाइक सेकेंड चांस फिजन। कितना सेकेंड चांस फिजन अभी पता नहीं है। और एक चीज और होती है, कभी कभी 241 भी बनाता है, और दिस विल बी थर्ड चांस फिजन कि 241 जो है प्लूटोनियम 241 भी टूटेगा या नहीं टूटेगा पता नहीं है ना। तो ये सेकंड चांस फिजन, थर्ड चांस फिजन, ये सारी चीजें हम लोग को पता चल रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसका काफी ज्यादा योगदान रहेगा। ये सारी स्टडीज हमारे यहाँ नहीं चल रही है, अलग अलग जगहों पर है, जैसे कि आप ENDF है यूएस का, JEFF है, पता नहीं क्या क्या है, ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल इसका फंडा यही है कि भाई देखो, प्लूटोनियम 240 का बिहेवियर एक्चुअली में बहुत ही क्रूशियल है, जिसके बेसिस पर ही हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो इसमें आप ये बात समझ लेना कि देखो, जो प्लूटोनियम 240 है, अगर इसकी संख्या कितनी हो जाए, लगभग 7 से 9% हमारे फ्यूल में हो जाए, 7 से 9% अगर हो जाए, तो तभी तक हम इसको न्यूक्लियर वेपन जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन में एज ए फ्यूल इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्लूटोनियम 240 इससे ज्यादा बढ़ा, इसकी तादाद फ्यूल में ज्यादा हुई, तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा। अगर ये 17 से 18% तक पहुंच गया, तभी तक हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेंगे भाई, हमें भाई वो फ्यूल को बाहर निकाल लेना पड़ेगा, उस फ्यूल का फर्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ज्यादा टेंशन हो जाएगी हमें। ये उछल कूद कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो इसको तो हम लोग और ज्यादा नहीं रहने दे सकते। तो इसकी लिमिटेशन है कि प्लूटोनियम 239 को हम लोग बहुत टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको मजबूरी है कि 30-40% प्लूटोनियम 240 बनाएगा ही बनाएगा, और जब प्लूटोनियम 240 बनेगा तो इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग बनने नहीं दे सकते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है, और यही इस आर्टिकल का पूरा उद्देश्य था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला आर्टिकल हमारा एक बैलोन प्रोटीन से रिलेटेड है। बड़ा इजी सा आर्टिकल है, छोटा सा है, इसको समझते हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट लोगों ने एक बैलोन प्रोटीन डिस्कवर किया है। बैलोन प्रोटीन जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर में बनाया जाता है, बैक्टीरिया खुद बनाता है इस बैलोन प्रोटीन को। कौन सा बैक्टीरिया? इसका नाम है साइक्रोबैक्टर यूरेटिवोरंस।
यहां पर लिखता हूं मैं आपके लिए साइक्रो बैक्टर यूरेटिवोरन्स। इसका नाम नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रख लेना कि ऐसे बैक्टीरिया जो है वो साइक्रोबैक्टर ग्रुप के होते हैं। साइक्रोबैक्टर तो चलो सही, थोड़ा साइको टाइप का लग रहा है, ठीक है, याद रहेगा। और बैक्टीरिया है तो बैक्टर है, ठीक है, तो ये याद हो सकता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा समझ लो कि ये साइकोबैक्टीरिया है ना। अब इसका खासियत क्या है? खासियत ये है कि जब भी ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बैलोन, बैलोन प्रोटीन, लेकिन ये बैलोन प्रोटीन हर बार प्रोड्यूस नहीं करता है। बैलोन प्रोटीन इसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो कंडीशंस बनते हैं भाई। एक वो कंडीशन जब ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जो कि अनफेवरेबल है इसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशन है। ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? मान लो कि ये वोल्केनो के पास में है, मान लो कि ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में है जहां पर अति ठंडी या अति गर्मी है, या फिर ये हाई एसिडिक सॉल्यूशन में है, हाई एसिडिक मीडियम में है। ये सारा यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है आपको 2023 में कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म जगहों पर रह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडे जगहों पर रह सकते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम में रह सकते हैं। हाँ भाई रह सकते हैं, और इनका राज इसी बात से पता चल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ये ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में रहेंगे ना बच्चों, तो ये क्या होगा, इनका जो ये बैलोन प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, हॉल्टेड। लेकिन यह भी देखा गया कि जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुई, द मोमेंट कंडीशन इज फेवरेबल दे विल अगेन प्रोड्यूस बैलोन, है ना। तो इससे यह भी समझ में आया कि यार जो हम लोग के फ्रिज में रखा हुआ खाना जो है वो फ्रिज में रखते हुए भी क्यों खराब हो जाता है, हमारे फ्रीजर में रखा हुआ खाना खराब हो जाता है। क्यों? हम लोग फ्रीजर में खाना रखते हैं, फिर हम लोग को लगता है यार थोड़ी देर बाहर निकाल के रखते हैं, बनाएंगे भी इससे कुछ, लेकिन फिर लगता है कि अच्छा नहीं बनाएंगे, वापस कर देते हैं। तो वो वही कंडीशन बनता होगा जब तक फ्रिज में है, अनफेवरेबल कंडीशन, नहीं प्रोड्यूस करेगा जिससे कि आपका खाना खराब हो। लेकिन जैसे ही उसको बाहर निकाला, फेवरेबल कंडीशन मिला, तुरंत तुरंत प्रोटीन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और वो खाना खराब कर देगा। अब वो दोबारा अगर आप फ्रिज में डालते हो तो खराब ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो कि इस बैलोन प्रोटीन से हम लोग को समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया अपने आप को इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे कर पाता है, ऐसे कर पाता है, ठीक है। तो इसमें और फर्दर स्टडीज होंगी तो पता चलेगा। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो है इसरो के ऊपर, है ना। यहां पर इसरो का एक RLV-TD मिशन है। क्या बोल रहा हूं मैं? RLV-TD क्या है भाई? ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका? देखो हमारे पास ना बहुत प्रकार के लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल का क्या काम है? लॉन्च व्हीकल की मदद से ही हमारा सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चला जाता है। जैसे कि आप बचपन में स्कूल की बस में बैठ के स्कूल चले जाते थे, वैसे ही समझ लो स्कूल बस जैसा ये रॉकेट लॉन्चर है, और ये अपने अंदर सैटेलाइट को भरता है और उसको उसके जगह पर पहुंचा देता है। तो इसके लिए यूजुअली जो हमारा रॉकेट लॉन्चर होता है वो कैसा दिखता है? मोटा मोटा, हर बार ऐसा ही कुछ शेप रहेगा उसका, यहां पर ऐसा ही कुछ रहेगा, है ना, और यहां पर भी कुछ लगा होगा। लेकिन यहां पर मोस्टली टाइम ये देखा गया है कि देखो इसके ये क्या है, ये है इसके लिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स, स्ट्रैप ऑन मोटर्स, और इसके ज्यादातर हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ फ्यूल भरा होता है। जैसे कि यहां पर सॉलिड फ्यूल भर दिया, कभी यहां पर लिक्विड फ्यूल भर दिया, यहां पर क्रायोजेनिक इंजन लगा के वहां पर फ्यूल भर दिया। तो ज्यादातर हिस्सों में क्या हो रहा है, फ्यूल ही फ्यूल भरा है ना, जो कि धीरे धीरे एक एक स्टेज टूट टूट के ओशियन में गिर जाते हैं। लेकिन जो मेजर हमारा सैटेलाइट है ना, जो मस्त सैटेलाइट हमारा है, वो कहां पर रहता है? यहां पर रहता है वो सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट जो है, इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन कहलाता है पेलोड। ये जो पेलोड रीजन है, इसी के अंदर सैटेलाइट होता है, और ये हाईली टेक्निकल नेचर का होता है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ये सब तो खोखे टाइप के हैं, इनके अंदर बस फ्यूल भरा है, फ्यूल भर के निकाल के तोड़ ताड़ दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पेलोड है ये हाईली टेक्निकल नेचर का होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे सिस्टम्स को इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। हर बार क्या होता है, ये भी खराब हो जाता। तो हमने सोचा कि यार ये वाला जो पेलोड वाला सिस्टम है ना, इसको यार रीयूजेबल बनाते हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसके पहले ही हम लोग के पास कई सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी रह चुके हैं, जैसे कि SLV, ASLV, फिर हमने बनाया PSLV,
फिर हमने बनाया GSLV, और GSLV के बाद हम लोगों ने अभी अभी LVM-3 बनाया है। ये सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम लोग इन सब में भारी भारी सैटेलाइट्स को लेके जा सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, लेकिन उसके पहले जो पेलोड वाला रीजन है ना, यहां पर ही इसको रीयूजेबल बनाना है। तो रीयूजेबल वाला जो हिस्सा है वो ये हिस्सा है भाई। ये वैसे तो देखो प्रोटोटाइप है ना, छोटू सा है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जितनी जरूरत है बस उतना ही है, खिलौने टाइप का लग रहा होगा आपको, है ना। लेकिन इसको हम लोगों ने तीसरा RLV लेक्स के नाम से तीसरी स्टडी की है, इसकी तीसरा ये लॉन्च था हमारे लिए, और ये तीनों के तीनों लॉन्च सक्सेसफुल थे, तीनों के तीनों। और इसमें जब ये नीचे लैंड करता है ना, तो इसका लगभग स्पीड होता है 320 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली जो हम जिस एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं उसका 250-250 किलोमीटर स्पीड के आसपास में, जैसे ही वो लैंड से टच करता है तो उसकी इतनी स्पीड हो जाती है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसके लिए इसीलिए देखो यहां पर एक पैरासूट मैकेनिज्म भी लगाया गया है, जिससे कि इसको ब्रेक्स अप्लाई किया जा सके। और इसके अंदर कोई पायलट नहीं बैठा हुआ है जो इसको लैंड कराएगा, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसी चीज के लिए बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी जैसे इसको 450 किलोमीटर ऊपर से छोड़ दिया गया, तो ये अपने आप ही पूरा ट्रैक वैक करके कहां पर लैंड करना है बाकायदा पूरा वहीं पर लैंड कर गया। तो ऐसे ही फ्यूचर में भी होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट 400-500 किलोमीटर पर ही तो लगता है, वहां पर लगाने के लिए भेजेंगे तो ये अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन बस ये इतना छोटा नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में अगर सक्सेसफुली काम कर रहा है तो इसी सिस्टम को हम बड़ा भी कर सकते हैं, है ना, सिंपल। तो इसीलिए अब हमारा जो RLV TD मिशन है वो 2024-25 में काफी हद तक लॉन्च करने के काबिल बन जाएगा। तो उसी के लिए अब ये लास्ट था अपना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, अब शायद असली वाला जाएगा सीधे, अब उसका एक बार प्रक्षेपण होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, बस इतना ही था आज के इस आर्टिकल में। आशा करता हूं कि आपको आज का साइंस एंड टेक मजेदार लगा होगा, काफी चीजें समझ में आई होंगी, नई नई क्या डेवलपमेंट चल रही है। ऐसे ही हम लोग हर सैटरडे को मिलेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो आपको PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कलेक्ट कर लेना। एंड एट द सेम टाइम नीचे आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि और क्या फर्दर इंप्रूवमेंट चाहते हो आप लोग, या फिर ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ, एक नया साइंस आर्टिकल डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।